गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज दिनेश सर, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा लास्ट लेक्चर जो हमने किया था उसमें हमने स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी किया था और उसके बाद आता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और उसकी जो लिमिटेशन है बेटा वो जो है जब सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया है तो टॉपिक को काट दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम। तो बेटा जो बोहर्स मॉडल ऑफ एटॉमिक एटम है ये क्यों आया, क्योंकि जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम था बेटा उसके अंदर जो उसकी लिमिटेशंस थी उन्हें दूर करने के लिए जो बोर मॉडल ऑफ एटॉमिक है इसके बारे में पता लगा और ये किसने दिया था, नील बोर साइंटिस्ट ने। तो बेटा इसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम भी नाम दिया गया। तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे जो बोर ने हमें बताए वो क्या थे, देखिए। सबसे पहला पॉइंट बेटा जो उन्होंने बताया भी किसी भी एटम में, देखिए हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि एट प्रेजेंट सीबीएसई ने बेटा डिलीट कर दिया है टॉपिक। तो उसमें हमने पढ़ा था भी कोई भी अपना एक है जो अपने पास एटम उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यही बात है कि इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब मान के चलिए कि ये आपका एक एटम है और हमने देखा था भी इसके सेंटर में बेटा न्यूक्लियस होता है, दैट इज न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था। और जो यहां पर है बेटा ये है इलेक्ट्रॉन जो कि इसके अंदर रिवॉल्व करता है। तो यही बात उन्होंने पोस्टुलेट में बताई भी किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन डेफिनेट सर्कुलर पाथ। आप लोगों को पता है बेटा एक को देखिए होता है 3 डायमेंशनल स्पेस और एक अपने पास है 2 डायमेंशनल स्पेस। तो ये जो हमारे पास एक सर्कल है, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है बेटा, ये एक उन्होंने कहा कि डेफिनेट पाथ है और इसी पाथ में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड में। सेकंड पॉइंट में उन्होंने कहा कि ईच ऑर्बिट, देखिए जो सेकंड 2 डायमेंशन होता है बेटा उसे हम नाम देते हैं ऑर्बिट का। आप अगर डेफिनेशन करें जैसे आगे आएगा तो ऑर्बिट क्या है, 2 डायमेंशनल सर्कुलर पाथ है बेटा, जबकि एक होता है ऑर्बिटल जो क्या होता है 3 डायमेंशनल स्पेस होता है बेटा, जिसमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 90% होती है बेटा, मैक्सिमम होती है। तो वही चीज है कि ईच ऑर्बिट एसोसिएटेड विद डेफिनेट एनर्जी, प्रत्येक ऑर्बिट की एक डेफिनेट एनर्जी होती है एंड देयरफॉर नोन एज एनर्जी शेल, जिसे हम क्या नाम देते हैं, एनर्जी शेल का नाम देते हैं बेटा, या उसको आप एनर्जी लेवल का नाम देते हो। तो इसको हम कैसे ड्रा करेंगे, इसको देखो आप ऐसे कर सकते हो बेटा भी अपने पास ये बेटे न्यूक्लियस है, ये इसकी फर्स्ट शेल है जिसके अंदर या तो आप कहोगे भी n=1 है या इसको आप क्या नाम दे रहे हो, k शेल का। इसके बाद जो हमारी सेकंड आएगी बेटा एनर्जी लेवल, जिसको हम कहेंगे n=2 या आप इसको नाम दोगे L का। फिर इसी तरह से थर्ड, तो ये बढ़ता जाएगा बेटा इसके अंदर, तो उसे हम एनर्जी लेवल या आप एनर्जी शेल कहते हो। तो इसमें ये 1 2 3 या K11 4 होती है। थर्ड पॉइंट है ओनली दोज एनर्जी ऑर्बिट्स आर परमिटेड, सिर्फ उन्हीं एनर्जी ऑर्बिटल्स को बेटा ऑर्बिट्स को परमिशन मिलती है फॉर द इलेक्ट्रॉन इन विच जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा, mvr, और ये किसके बराबर है, nh/2π के। तो जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन है इज ए होल नंबर, क्या होगा, होल नंबर ऑफ h/2π, दैट इज mvr = nh/2π, जिसमें हम ये कहेंगे भी जो mvr है बेटा वो आपका रहेगा एंगुलर मोमेंटम और जो यहां n की वैल्यू हम पुट करेंगे वो रहेगी 1 2 3। तो ये थर्ड पॉइंट है बेटा इसका। फोर्थ पॉइंट आया भी जो हमारे पास ये ऑर्बिट्स हैं बेटा इसके अंदर, ये कहते हैं भी ना तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ना बेटा वो एनर्जी को लॉस करता है। तो जब वो ना तो लॉस कर रहा और ना बेटा एब्जॉर्ब कर रहा, तो जो उसकी एनर्जी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है।
और जो एनर्जी कांस्टेंट है उसको नाम दिया जाता है स्टेशनरी स्टेट्स का। लेकिन हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी नहीं है, वो एक सर्कुलर पाथ में बेटा क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। तो जैसे इसके आगे अगर मैं बताना चाहूं आपको बेटा, हम जैसे इसे सेकंड पॉइंट आप लोगों ने डिस्कस किया था, तो सेकंड पॉइंट में बेटे हम ये कहते हैं कि जो अपने पास एनर्जी लेवल है या जो एनर्जी शेल है, जैसे आपने देखा भी ये न्यूक्लियस था, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड, ये बेटा थर्ड, ये इसके अंदर है फोर्थ। इसको आप नाम देते हो n इक्वल टू 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4। मतलब न्यूक्लियस से आप जितना दूर जा रहे हैं एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है। या इसका आप नाम देंगे K L M N का। इसका इस्तेमाल जो अपने आगे टॉपिक आने हैं बेटा उसमें बहुत होना है, इसलिए आपने इसे ध्यान से करना है जो एनर्जी लेवल है इस चीज को, ठीक है जी। और दूसरा बेटा जो एंगुलर मोमेंटम वाला था पॉइंट अपना, उसको भी आप लोगों ने अच्छे ढंग से करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, देखिए उस पॉइंट में क्या है, अभी हमने देखा भी जब हमने n की वैल्यू बेटा चेंज की तो जो शेल है वो बढ़ती गई, और आप लोगों ने देखा भी न्यूक्लियस के अराउंड बेटा ये शेल बनती हैं। तो जो बेटे न्यूक्लियस के पास है उसकी तो जो एनर्जी है देखो वो होगी लो, और जो बेटा न्यूक्लियस से दूर है उसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। मीन्स ये कहेंगे कि जब हम इसको बेटा एनर्जी देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट होगा और न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा। तो जब बेटा न्यूक्लियस से वो दूर चला जाता है तो उसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और जब वो पास था तो उसे क्या कहते हैं बेटा, ग्राउंड स्टेट। तो बेटा देखिए जब ये यहां से कहां चला गया, दूर चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो ये क्या हो गया बेटे, अनस्टेबल हो गया। क्या हुआ, अनस्टेबल। अब जब ये अनस्टेबल है बेटा तो ये वापिस क्या आएगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा। तो ये अपनी ग्राउंड स्टेट में वापिस आएगा, जिससे क्या होगा, इसकी जो एनर्जी है वो अब रिलीज होएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो अपने पास फार्मूला बनेगा चेंज इन एनर्जी वो रहेगा E2 माइनस E1, या ये कह सकते हो कि जो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में है E2 माइनस जो ग्राउंड स्टेट में है E1, उसकी एनर्जी को बेटे सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो डेल्टा E है वो क्या आएगा, जो चेंज इन एनर्जी है। तो इसके बाद आपको जैसे पता है भी हमने किया हुआ है फ्रीक्वेंसी के बारे में, और फ्रीक्वेंसी क्या थी बेटा, डेल्टा E बाय में H। अब जो ये डेल्टा E है इसकी वैल्यू आपको पता है E2 माइनस E1 है, तो इसे हम यहां पुट कर सकते हैं। तो न्यू क्या हो जाएगा बेटा, E2 माइनस E1 बाय में H। तो आपको अगर न्यूमेरिकल आता है उसमें आप E2 में से E1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, H आपको बताया हुआ है प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू को रख के डिवाइड करोगे तो बेटा अपने पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कैलकुलेट हो जाएगी। इसके अलावा एक अपने पास क्या होता है, रेडियस ऑफ द स्टेशनरी स्टेट। जब स्टेशनरी स्टेट है किसी भी एटम की, उसका जो रेडियस है वो इस फार्मूले से निकालेंगे, Rn इक्वल टू N2A0 बाय में Z। अब जो बेटा Z है वो हम लेंगे 1, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। ये क्या है, हाइड्रोजन एटम। और जब इसकी वैल्यू आप 1 रख दोगे तो ये Rn क्या हो जाएगा, N स्क्वायर इंटू A0। अब n की वैल्यू इसमें जैसे जैसे हम एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग पुट करेंगे तो जो रेडियस है बेटा, रेडियस क्या है, पहले था ये, फिर इतना, इसके बाद आप यहाँ गए, इसके बाद यहाँ, तो ये जो वैल्यू है बेटे ये आप कैलकुलेट कर पाओगे। दूसरा जो एनर्जी एसोसिएटेड है बाय स्टेशनरी, ये तो क्या था, रेडियस। अगर आप एनर्जी निकालना चाहते हैं तो एनर्जी देखिए En बेटा इसके बराबर होगा -2.18 इंटू 10 की पावर -18 मल्टीप्लाई Z2 बाय n स्क्वायर जूल पर एटम। अब इसमें भी Z आप मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है या कोई भी अपने पास एटम होगा उसकी वैल्यू आएगी, n की वैल्यू आप एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग पुट करेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी है वो बेटा इसके अंदर क्या होगी, कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये बेटा क्या थे, इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे, लेकिन इसकी भी बेटे क्या थी, कुछ कमियां थी। जो बोर मॉडल ऑफ एटम था इसकी क्या कमियां थी बेटे, इट फेल्स
देखिए क्या हुआ, हम ये कहते हैं limitations of बोर मॉडल। तो जो लिमिटेशन है बेटा, इसकी लिमिटेशन है बेटा, देखो क्या हुआ भी, फर्स्ट ये कहा गया भी इट फेल टू एक्सप्लेन splitting of spectral line in the presence of magnetic field. It failed to explain splitting lines in the presence of मैग्नेटिक फील्ड। भी ये फेल हो गया, जो मैग्नेटिक फील्ड था उसकी प्रेजेंस में जो लाइंस की स्प्लिटिंग हो रही थी उसको एक्सप्लेन करने में। क्या थी बेटा इसकी लिमिटेशन, देखो पहला तो मैं बता चुका हूं भी, जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस है बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम जीमन इफेक्ट भी कहते हैं, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया। इसके अलावा आल्सो फेल, जो स्प्लिटिंग थी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग को जब पढ़ने की कोशिश की तो ये नहीं बता पाया। तो हम जो बेटा मैग्नेटिक फील्ड है उसे नाम देते हैं जीमन इफेक्ट का, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे नाम देते हैं बेटा स्टार्क इफेक्ट का। नंबर 2, अब जो बेटा इनमें जब एटम्स आपस में जुड़ते हैं, जो केमिकल बॉन्ड बनते हैं, उसके बारे में भी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए। इट कुड नॉट एक्सप्लेन एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। थर्ड पॉइंट में बेटा इसने क्या देखा भी, ओनली जो बोर मॉडल था उसमें बोर ने सिर्फ इसको हाइड्रोजन या जो हाइड्रोजन जैसे एटम्स थे सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल किया, बाकी में ये एप्लीकेबल नहीं हो पाया। तो वो बेटा थर्ड पॉइंट इसका रहा। और लास्ट पॉइंट था भी, जो ड्यूल नेचर था बेटा, ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर, जिसमें हमने पार्टिकल और वेव दोनों स्टडी किए, इट इग्नोर, इसने क्या किया, उसको इग्नोर किया और कंट्राडिक्ट कर दिया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। तो ये क्या रही उसकी लिमिटेशन रही, जो बोर मॉडल ऑफ एटम था। तो इसको बेटा दूर किया गया। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आएगा उसमें हम उसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।